सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला पाकिस्तान सुपर लीग बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। 4 शहरों के अंदर ये मैचेस हो रहे हैं, कराची, रावलपिंडी, लाहौर एंड मुल्तान। बड़ा टाकरा है, बड़ी तैयारियां थी, बहुत वादे किए गए और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने वो अचीव कर लिया। पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का अमन हो गया, शांति हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वादा किया था कि सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पूरी कौम को इंतज़ार था और एक शानदार इफ्तिताही तकरीब का भी इंतज़ार था। जो मैचेस के टिकट्स थे वो ऑनलाइन फ़रोख्त हो रहे थे और सबसे ज़्यादा लोगों की कोशिश थी कि इफ्तिताही तकरीब के जो टिकट्स हैं वो उनके हाथ आ जाएँ। 6-6 हज़ार रुपये का एक टिकट फ़रोख्त हुआ। ये सबसे कम कैटेगरी का टिकट है, इससे महंगे टिकट्स भी फ़रोख्त हुए। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के टॉप क्लास के फ़नकार वहाँ पे परफॉर्म करेंगे और एक इंटरनेशनल कैपेसिटी का इवेंट होगा। जब वक्त आया इवेंट का तो मालूम हुआ कि माइक नहीं चल रहा है, गाना पूरा नहीं हो रहा है, कोई आधा गाना गा के जा रहा है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया प्रॉब्लम क्या था। कहा जा रहा है कि 21 करोड़ रुपए इस इफ्तिताही तकरीब के अखराजात थे। 21 करोड़ रुपए। एहसान मानी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं वो ख़ुद से इसकी निगरानी कर रहे थे। अब इस सारे मामले में जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट है, जो दुनिया का 2nd नंबर का क्रिकेट का इवेंट कहा जा रहा है, उसकी इफ्तिताही तकरीब के लिए पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। सारी दुनिया की नज़रें इस इफ्तिताही तकरीब के ऊपर लगी हुई थी। पाकिस्तान के सारे तजर्बेकार बेहतरीन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान के गाने वाले यहाँ पे मौजूद थे। पूरी कौम की आंखें, सब कुछ टेलीविज़न के ऊपर था और बड़ी तादाद के अंदर नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर लोग बैठे हुए थे। तकरीब में हुआ क्या, वजह क्या थी, साउंड सिस्टम क्यों नहीं चला, गाने पूरे क्यों नहीं चल हो सके, माइक की तकसीम के अंदर मामला क्या हुआ, किसको माइक देना है, क्या करना है, इतना सारा हड़बोंग क्यों। जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अच्छा इवेंट कर सकता हो या पीसीबी समझती हो कि हाँ वाकई ये कंपनी, ये साहब, ये साहिबा जो अवार्ड करते हैं, किसी टेलीविज़न चैनल से इनका ताल्लुक हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ताल्लुक हो सकता है या पाकिस्तान के लिए बाहर परफॉर्म करते रहे हैं, वो इस इवेंट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। पीसीबी को किसी भी एक पाकिस्तानी के ऊपर यकीन नहीं था और मामला यहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया वो एक भारतीय इंडियन इवेंट मैनेजमेंट की खातून को दिया। अब ये लम्हा फिक्रिया है कि पीसीबी ने ऐसा फैसला क्यों किया। उन खातून का नाम है शोभरा भारद्वाज। शोभरा भारद्वाज जो खातून हैं उन्हें ये इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 21 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। पहले घंटे के अंदर ही मालूम हो गया कि ये फ्लॉप, ये फ्लॉप और ये फ्लॉप। ये सब कुछ जो फ्लॉप हुआ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट था। बड़ी कुर्बानियां दी पाक फौज ने, बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी पाकिस्तानी कौम ने, बेतहाशा मेहनत की पाकिस्तान की हुकूमत ने, साबिका क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने। एक पूरा केक बनाने के बाद जो सारे मैचेस पीसीबी के पाकिस्तान आए और पूरी पाकिस्तानी कौम खुश थी और वो ये चाहती थी कि हम देखें हमारे मुल्क में सारे मैचेस होंगे, इफ्तिताही तकरीब हम देखें। और वो सारा इवेंट जो है हमने उठा के एक इंडियन कंपनी को दे दिया और उस इंडियन कंपनी ने काम दिखा दिया। अब दिखाया है या नहीं दिखाया या टेक्निकल किया है, लेकिन सूरत हाल जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आपके सामने है। मैं आपको मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो शोज़ हो रहे होते हैं, जो ह्यूस्टन में हो रहे हैं, डैलिस में हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, वहाँ जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं उनके दरमियान किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह से पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाता है, किस तरह से इंडियन टारगेट करते हैं। वो गेम कहीं घूमकर पाकिस्तान में तो नहीं आ गया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट के साथ एक ऐसा खेल खेला गया कि वो फ्लॉप हो गया। और वो एक ऐसा फ्लॉप हो गया कि अब उस पर क्या बात की जाए, लेकिन बात करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आइंदा तो ना हो जाए। इसकी निशानदेही बहुत सारे लोगों ने की। छोटे छोटे बच्चे समझ गए स्क्रीन को देखकर कि गाना तो ख़त्म हुआ ही नहीं, तो माइक कहाँ चला गया, ये अंकल क्यों आ रहे हैं, इनके पास तो माइक नहीं है, ये तो सिनेरियो नहीं। तो टेलीविज़न के ऊपर तो बच्चों ने भी पकड़ लिया, बड़ों ने तो पकड़ लिया होगा। मैं इस पर बात करूँगा पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तमाम इंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर
इनके ड्रामे चल रहे हैं, चलते रहे हैं। बहुत अच्छी तनकीद करते हैं, बहुत अच्छे ड्रामे बनाते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। मैं इनका फ़ैन भी हूँ। मैंने आज इन्हें दावत दी अपने स्टूडियो के अंदर। फुरकान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका जो ट्वीट आपने किया, मैं चाहूँगा वो आप स्क्रीन पर देखें। उसमें दर्द है, उसमें तकलीफ़ है, और उस ट्वीट को देखकर ही मैंने इनको दावत दी कि वो यहाँ आ जाएं। अब ट्वीट देखें, फुरकान साहब लिखते हैं अपने ट्वीट के अंदर, और वो तकलीफ़ का इजहार करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं। मेरे फ़ौरन जब ये चल रहा था, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा तो मैं उस वक्त देखने लगा कि पाकिस्तान में फरिया अल्ताफ़ हैं, बहुत सारी इवेंट लिमिटेड कंपनियां हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, और वो करते हैं, शानदार करते हैं, अवार्ड्स की तकरीब करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके करते हैं। ये फैसला क्यों किया कि एक इंडियन को दे दिया जाए, शोभरा भारद्वाज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए? इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा जाते हैं। पहले तो ये कि PSL पाकिस्तान में पूरा होना एक सबसे बड़ी, एवरीवन सो एक्साइटेड, सब एक्साइटेड थे, आप भी, मैं भी, सभी एक्साइटेड, सारी कौम एक्साइटेड है, क्योंकि कुर्बानियाँ दी, पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, एंड फाइनली क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान कम्प्लीटली। और सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ ऑर्गेनाइज होना और सब। अब मुझे भी खैर बड़ी लेट पता चला कि इवेंट जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री से एक डायरेक्टर हैं शोभरा, वो करने आ रही हैं। और उन्होंने बेसिकली जब ये सारी कैंपेन चली और ये सारी में चीज़ें पता चली कि ये सब अरेंजमेंट्स की गई हैं और सारी इस पर पैसा खर्च हुआ, तो इट वाज अ शॉक फॉर अस, क्योंकि बेसिकली पाबंदी है। और एक मतलब मैंने भी और आपने भी मेरे ख्याल से काफ़ी पुराने ज़माने में इंडियन शोज़ और इंडियन ड्रामे और काफ़ी चीज़ें की हैं काम, लेकिन उस वक्त हालात दूसरे थे। हमने बाहर जाके भी किया, यहाँ पे भी आके लोगों ने किया है। लेकिन इन हालात में जब एक तो ये कि सारा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में एक से एक बड़ा आदमी मौजूद है, इवेंट्स के लोग मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, देन आप अगर वहाँ से बुला रहे हैं तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। और उससे बड़ा शॉकिंग ये था, ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजिंग PCB PSL नहीं बुलाया। मैं फैसल कुरैशी साहब से भी बात करना चाहता हूँ, आपसे भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन वज़ीर आला KP के कुछ खिताब फरमा रहे हैं, वो चंद लम्हे आपको सुनवा के फिर वापस आता हूँ। चलें, राब्ता उनसे नहीं हो रहा या तकरीब ख़त्म हो गई है। अच्छा, हमारे जहन में ये था कि PCB अच्छे फैसले करेगी, अच्छे फैसले कर रही थी, लेकिन असल में गेम ये है कि इफ्तिताही तकरीब जो होती है वो पूरे इवेंट को फिर उस तरह से बताती है कि हमने कितनी मेहनत की, कितनी तैयारी की। गेम अगर उठा के हम दे दें इंडियन डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और किसी ऐसी कंपनी को जिससे पाबंदी का भी मामला हो, जिससे लड़ाई भी हो, जो नफरत भी कर रहे हो, जिससे दुश्मनी भी हो, और हम बढ़ जाएं और उसके बाद हमारा इवेंट की ऐसी की तैसी हो जाए। फैसल कुरैशी साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप एंकर्स में हैं, बड़े ज़बरदस्त शोज़ भी करते हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। फैसल कुरैशी साहब, मुझे बहुत मायूसी हुई जब ये इवेंट मैंने देखा कि पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था वैसे कि इंडियन कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये काम कर रहा है। मेरे जहन में ये था कि फैसल कुरैशी होंगे, फहद मुस्तफ़ा होंगे, कोई भट्ट साहब होंगे, कोई पाकिस्तानी हीरो होगा, वो पाकिस्तान को लीड करेगा, पीछे से भी, फॉरवर्ड से भी, इससे भी, और एक एनवायरनमेंट होगा। लेकिन हवा निकल गई, शुरू के चंद मिनटों में ही PSL के इफ्तिताही तकरीब की हवा निकल गई। आपको कैसा लगा ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का फैसला? अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? अच्छा, पहली बात तो देखें, मेरा फहद का या हम में से किसी का होना एक अलग बात है। आई थिंक फ़खर ने जिस तरह से हैंडल किया सिचुएशन को, वो काबिल तहसीन बात है, बिकॉज वहाँ पे जो सिर्फ एंकर आप लोगों को नज़र आता है, मतलब ऑब्वियसली आप ये अगर शो करते हैं और आपके पीछे से अगर डायरेक्टर के छोटी मोटी गलतियां होंगी तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। उन तमाम चीज़ों के बावजूद फ़खर वॉज हैंडलिंग वेरी वेल। ये तो एक बात है। दूसरी बात, मुझे समझ में नहीं आता कि हम ये बार बार क्यों बात करते हैं कि हमें बड़ी नफरत है इंडिया से। नफरत नहीं है यार, कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके खिलाफ हम बात करते हैं। हमारे लोग बड़े शौक से उनकी फिल्में देखते हैं, हर इंसान उनके गाने सुनता है, शेयर करता है। जहाँ तक वहाँ की डायरेक्टर लाने की बात है, ऑब्वियसली ये एक हुकूमती प्रोग्राम है PCB की तरफ से। PCB हुकूमत का एक इदारा है, और कहते हैं जब फिल्में बैन कर दी हैं, जब गाने बैन कर दिए हैं,
आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, गाने बंद कर दिए, फिल्में बैन कर दी हैं, एक मोदी है जो यहाँ पे चल रहा है। जी, तो फिर उस पे मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये इस तरह से क्यों किया गया। हमारे यहाँ बहुत सारे शोज होते हैं, हमारे पास बड़े जबरदस्त शो डायरेक्टर्स हैं जो बड़े बड़े शोज जो हैं वो लाइव डायरेक्ट कर चुके हैं, करते रहेंगे। सो ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। टेक्निकली इतने इश्यूज थे। ऑब्वियसली मैं अपने शो से पहले जितनी मैं देख सकता था सेरेमनी वो मैंने देखी है, और उसमें यही हो रहा था कि ये क्या वजूहात ऐसी हुई हैं, जानबूझ के किया गया है ये सब, जानबूझ के क्योंकि बकौल कुछ आर्टिस्ट कह रहे हैं कि जी 6 मिनट की गाना चल रहा है, 2 मिनट का, हमें नाम कोई और दिया जा रहा है, स्टेज पे कोई और आ रहा है। अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फुरकान साहब, आपने इतना सारा काम किया है, फैसल ने तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बहुत मासूमियत से, बड़े ध्यान से एक्सपोज कर दिया है कि लिखा कुछ है, हो कुछ रहा है, स्क्रीन पर कुछ हो रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पीछे से कुछ और बता रहा है, यानी कि प्रोग्राम को ख़राब करने की मनसूबाबंदी लगता है ऐसा है। आपको लगता है ऐसा है? देखिए, एक इस तरह के बड़े इवेंट में, चूँकि मेरा खुद इस चीज़ से ताल्लुक़ है, रहा है, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी कि इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो शो डायरेक्टर, टीवी डायरेक्टर, ये सब चीज़ें अलग हैं, देन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, ये 3 अलग अलग मैटर्स हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त शो डायरेक्टर जो आप वहाँ से इंडिया से आप लेके आए, कोऑर्डिनेशन उस शो डायरेक्टर की बाकी मुझे ये देखने से लग रहा था कि किसी और डिपार्टमेंट से नहीं थी, ना वो टीवी डायरेक्टर के साथ थी, ना वो अदरवाइज़ शो हमारा क्रिएटिवली देखा जाए सब चीज़ें अच्छी थी, फायरवर्क्स मार्वलस, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। जो गैप्स आते हैं दैट मीन्स कि आपका जो टाइमलाइन है वो फॉलो नहीं हुआ, आपकी टाइमलाइन फॉलो नहीं की गई, आपकी बहुत सारी चीज़ें नहीं की गई। तो इसका मतलब ये है कि कोई हैपहैज़र्ड डिसीजन था जिसमें आपने एक इंडिया से डायरेक्टर बुलाई। मुझे आपने जैसे शुरू में कहा, मुझे प्रॉब्लम, या फैसल ने भी कहा, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया से क्यों आए, हम लोग भी काम कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ काम कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपकी मूवीज़ पे बैन है, आपके ड्रामों पे बैन है, आपके शोज़ पे बैन है, आप कोई चीज़ कर नहीं सकते। या तो सब चीज़ें खुली हुई हों, फिल्में खुली हुई हों, हमारा सिनेमा चल रहा हो, इंडियन फिल्में भी खुली हुई हों, एक एनवायरनमेंट नॉर्मल हो। जब नॉर्मल नहीं है तो फिर दैट मीन्स कि फिर सब चीज़ों पे पाबंदी है ना, और अगर वो सब चीज़ों पे पाबंदी है तो फिर ये क्यों हो रहा है? और ये होने का आपने रिजल्ट देख लिया कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं थी आपस में। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो शो डायरेक्टर थी, वो टोटली उनके हाथ में एक चीज़ नहीं थी, जो चीज़ हमारे हाथ में थी वो हमारी चीज़ें बेहतर थी, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर थी। आपका अभी भी PSL उन्हीं क्रिएटिव्स पे, उन्हीं ग्राफिक्स पे चल रहा है जो हमारी बनाई हुई थी, तो हमारी चीज़ें सही थी। यहाँ प्रॉब्लम है कि हम वहाँ से लेके आए। डिसीजन किसी ऐसे पॉइंट पर हुआ है जहाँ पे ये तय किया गया, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने ये तय किया कि शोभरा भारद्वाज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताई तकरीब की सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके फाइनल शेप दिखाएं, और वो रन डाउन, वो टाइमलाइन फॉलो नहीं हुई। अब उसके पीछे क्या मामला है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट, वो उसकी इफ्तिताई तकरीब ख़राब हो गई, और उसके अंदर ख़राबियों की ज़िम्मेदारियाँ अब किस पर आयद की जाएंगी, क्या तहकीकात होंगी। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की हुई है कि कोई फ़िल्म, इंडियन मूवी किसी सिनेमा में नहीं लगेगी, कोई ड्रामा किसी चैनल पर नहीं आएगा, कोई फिल्म केबल पर भी नहीं आएगी, और अगर कोई केबल ऑपरेटर लगाएगा तो उसके खिलाफ फ़ाइन कर देता है पैमरा। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का एक स्टांस ये है, और दूसरी जानिब PCB ने हुकूमत के सारे फैसलों को एक साइड पर रखकर एक फ़ैसला किया, और फैसला करके पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट की इफ्तिताई तकरीब की ऐसी की तैसी कर दी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई अहम फैसले किए हैं कल, और जो कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से फ़ैसले हैं उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब का एक ज़बरदस्त किस्म का यू टर्न देखने में आया है। उन्होंने कल एक तकरीब की है, और उस तकरीब के अंदर पंजाब के IG को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थपकी दी है कि छोटे चोरों को, डाकुओं को ना पकड़ें, बड़ों को पकड़ें। अब बड़े तो, सबसे बड़े तो पहुंच गए हैं लंदन में, दूसरे बड़े बैठे हुए हैं या हॉस्पिटल में, कभी घर भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े हैं। लेकिन IG पंजाब या किसी और IG को भी ये मैसेज मिल गया है प्राइम मिनिस्टर का कि बड़ों को पकड़ना है, तो बड़ों को पकड़े कैसे। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ इमरान खान साहब ने कहा क्या है, ज़रा देखें क्या कहते हैं।
बहुत दिनों से ये अंदाज सुना नहीं था हमारे कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। मुझे ऐसा लग रहा था कि नैब ने जिस तरह से डकार लगाई है और उसके बाद फिर खामोशी इख्तियार की है और फिर बहुत सारे लोगों की रफ्ता रफ्ता जो है ज़मानतें हो रही हैं और मुसलसल ज़मानतें हुए जा रही हैं, गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही, छापे भी उतने नहीं पड़ रहे, तो शायद नैब किसी और मोड में चली गई। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से गुफ्तगू की नहीं थी कि बड़े डाकुओं को पकड़ेंगे, हम उनसे पैसा निकालेंगे और ये सब कुछ करेंगे, जो 22 साल तक कहते आए और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ऐसा हुआ, लेकिन बीच में खामोश थे। अब अचानक से उन्होंने असाइनमेंट दे दिया है IG पंजाब को। अब दस्तगीर साहब वाकई गिरफ्तारियाँ करना शुरू करेंगे। पूछ लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं उस्मान सईद बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बसरा साहब, इमरान खान साहब के क्लिप शायद आपने नहीं सुना, मैं बता देता हूँ कि उन्होंने IG साहब को असाइनमेंट दे दिया कि बड़े डाकुओं को, बड़े चोरों को पकड़ना है। अब ये जो नई एक मुहिम शुरू कर रहे हैं पंजाब में, तो कोई अहदाफ हैं, कोई लिस्ट है पंजाब में कितने बड़े डाकू हैं और किस किस कैटेगरी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एक जो टास्क प्राइम मिनिस्टर ने सौंपा है IG पंजाब साहब को, और ये जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो इस अपॉइंटमेंट से पहले जो एक हमारी उनसे बात हुई थी, तो ये का टास्क उनको पहले भी यही दिया गया था कि हमारे पंजाब के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सियासत बहुत दरअंदाज रही है इसके पुलिस के निज़ाम के अंदर, और इवेंचुअली उसने पाकिस्तान की पुलिसिंग के निज़ाम को और निज़ाम अदल को तबाह कर दिया। उसका एक लामुहल्ला इफ़ेक्ट ये हुआ कि हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में, हर एक लेवल के ऊपर कुछ लोगों ने इस तरह के एक माफियाज कायम कर ले, जिनको आप बदमाश कहते हैं, बस्ता बे के लोग कहते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इनका खौफ और इन लोगों की जो बदमाशी है उसको ख़त्म करना है, और पुलिस, क्योंकि हमने उसको पूरी तरह से सियासी, ये फैसल भाई मैं आई एम प्राउड ऑन दिस कि मैं आपके शो में ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने हमारे IG साहब को कहा कि किसी किस्म की ज़ीरो अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो फिर हम आपसे रिजल्ट चाहते हैं कि एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आप ये करिए कि आप ये छोटे बदमाश हैं। अच्छा, उसका इफेक्ट क्या हुआ? पिंडी के अंदर आप देखें, कल्चर है पिंडी के अंदर कि हर मोहल्ले में एक बदमाश गैंग बैठा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक गैंग बैठा हुआ है, और इवेंचुअली वो ताजी खोकर बन गया हुआ है, और खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो कब्जे हैं वो ये लोग करते हैं। जब उधर पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, आपने देखा कि गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद के अंदर, ये जो बड़े हमारे डिवीजन्स हैं, इनके अंदर इन बदमाशों के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले 1 महीने जनवरी के अंदर, ये होशरबा किस्म की चीज़ें हैं, जब आपकी लीडरशिप ऑनेस्ट होती है, पॉलिटिकल आपकी सियासी दबाव से पुलिस आज़ाद होती है, तो फिर ये होता है जो उस्मान बुज़दार उनकी टीम कर रही है। सिर्फ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने फरवरी के महीने के अंदर, जनवरी के महीने में पंजाब से 6 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए रिकवर किए हैं उन तमाम माफिया से जो पिछले दहाइयों से ये पैसा, ये जमीन अपने कब्जा करके बैठे हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब पुलिस के ऊपर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। जी फैसल भाई, एंटी करप्शन ने रिकवर की, एंटी करप्शन ने। जी देखिए, ये क्या होता है जब पुलिस और महकमा एंटी करप्शन जो है, इनका तालमेल ये होता है कि सियासी दबाव ना पुलिस पे है ना एंटी करप्शन के ऊपर है। अब एंटी करप्शन के पास आप, जब हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि साल से, दहाइयों से, अशरों से यहाँ पे फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लोगों के ऊपर केसेस रजिस्टर हैं कि उनकी तरफ जो है हुकूमत की रिकवरीज हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। पुलिस के पास जाएं, वो कहती है। अच्छा, अब असल मामला ये है कि एंटी करप्शन तो जाके नहीं पकड़ेगी ना, बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए वो डाकुओं की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लंदन चले गए, वापस नहीं आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे चले गए। मुझे तो ऐसी स्मेल आई, इमरान खान साहब बड़े डाकुओं का जिक्र कर रहे हैं, आप तो छोटे डाकुओं की बात कर रहे हैं। जब वजीर आज़म बड़े डाकुओं का जिक्र कर रहे हैं तो आप भी बड़े डाकुओं का नाम लेना। फैसल भाई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये जितने भी डाकू जिनकी तरफ आपको प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, हमारे IG साहब को और पुलिस को, ये वाकईतन ही बड़े डाकू हैं। जब देखिए, मैं कह रहा हूं कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने एक महीने जनवरी के अंदर 6 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपया जो रिकवर किया है, तो ये यकीनी तौर पे बड़े डाकू हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको अनफॉर्चुनेट कहूँ, हम खुद भी पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पे सियासत जो है वो माफिया है।
यहाँ पे एक MNA, एक MPA, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं अपने इलाकों के अंदर ये बदमाशों को, रस्सागिरों को और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अब जितनी भी ये रिकवरीज हो रही हैं और जो बड़े डाकुओं का आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जो हवाखोरी करने के लिए लंदन चले गए हैं, असल में ये जो हवाखोर हैं जो लंदन बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के हवाखोरी कर रहे हैं और जो उनको वहाँ हवाखोरी करवाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके पाकिस्तान के अंदर लोग स्टेक होल्डर हैं। लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बसरा साहब लाइन पे तो आप आ गए। जो मौजूद था, मैं थोड़ा देर से आया, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन एक और आपको ब्रेक के बाद हम मौजू डिस्कस करेंगे, वो ये है कि कराची में हो क्या रहा है, बिल्डिंग कंट्रोल क्या कर रही है। बिल्डिंग कंट्रोल के DG को जफ़र एहसन को हटा दिया, 5 महीने से वो काम कर रहे थे, और ऑफिसर्स के खिलाफ भी इल्ज़ामात हैं। वो कौन कौन है और क्या इल्ज़ामात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे इस वक्त के बाद। वेलकम बैक जी। बस्टर साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं चाह रहा था कि जो बड़े डाकुओं चोरों की बात इमरान खान साहब ने की है, जिसके लिए असाइनमेंट दे दिया IG पंजाब को, वो गिरफ्तारियां शुरू करेंगे। आप कह रहे हैं कि 6 अरब के करीब खाली 1 महीने के अंदर वसूली हुई है, एंटी करप्शन और पुलिस ने मिलकर किया है। तो बड़े डाकू चोर पंजाब में कौन कौन है जिसका आप जिक्र कर रहे थे बस्टर साहब? देखिए, अगर तो मैं आपको नाम लेके बताना शुरू कर दूं तो मैं समझता हूं कि फिर उनकी दोबारा चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि एक तो माफिया है पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा, जिसके सरगना राना सनाउल्लाह साहब हैं। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मुनज़्ज़म एक माफिया है जो सियासत की आड़ में ये रहबरों के बेस में छुपे हुए राजन हैं, जिनकी नीचे भी सब ब्रांचेस हैं। ये सिर्फ एक राना सनाउल्लाह साहब नहीं है, और अभी जिस कभी जुर्म के अंदर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ये उसके नीचे उनके साथ सब लोग, इनकी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके अंदर हिस्सा बकायदा जुस्सा वसूल पाते हैं। यहाँ पे कब्जा माफिया है, जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, और उनके लोग भी पार्लियामान के अंदर बैठे और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली सारी चोरी का खुरा जो है ना जी, वो जाके निकलता है राइवेंट पैलेस के अंदर। जिस आप आदमी को छेड़ेंगे वो जाके आपको वहीं पे आप मॉडल टाउन के लोगों को तो इंसाफ दिलवा नहीं पा रहे, जिसके ऊपर आप हुकूमत में। आपने कहा मॉडल टाउन के अंदर जो कत्ल गारत की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, उस वक्त के वुज़रा ने, उस वक्त के ऑफिसर्स ने, पूरी कौम आपकी तरफ ये देख रही है। इमरान खान साहब से भी ये उम्मीदें थी, आपसे भी उम्मीदें हैं, ये जाहिर है कि पार्टी है तो, लेकिन उस साइड पे लोगों को इंसाफ मिल नहीं रहा, गिरफ्तारियां हो नहीं रही, ना आप अदालतों के अंदर उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। इस जानिब आप जो बातें कह रहे हैं, उस जानिब ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं। देखिए फैसल भाई, जो स्पेसिफिकली मॉडल टाउन का केस है, जब केस अब अदालत के अंदर चला गया है, और जो हेल्प जो अदालत की हद तक प्रोसिक्यूशन में की जा सकती है हुकूमत की तरफ से, देखिए हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मजबूत कर सकती है। हुकूमत जो वो प्रोसिक्यूटर जो इस केस के अंदर पेश हो रहे हैं, उनके पीछे डट के खड़ी हो सकती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, और बेहतरीन प्रोसिक्यूशन का निज़ाम और उसके अंदर बेहतरीन वकला को पेश कर सकती है। वो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको बताऊँ, अगर हम सिंध में कहते हैं कि हम कुत्तों के खिलाफ, जो सिंध में कुत्ता राज है उसके खिलाफ काम करेंगे, तो वहां से पीपल्स पार्टी की तकलीफ में आ जाती है। अगर जिस माफिया का जिक्र कर रहे हैं, हम कहते हैं हम चोरों को मैं माजरत के साथ बसरा साहब, ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। सिंध में कोई कुत्ता राज नहीं है, ये लफ्ज़ आपका ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। चलिए मैं, अगर आप सीगा वाहद की वजह से परेशान है, मैंने कुत्ता कहा तो मैं कुत्ते कह देता हूं ताकि ये मुकम्मल फिक्रा हो जाए। तो देखिए ना, जिस सूबे के अंदर आज 12-13 साल से एक पार्टी जो लोगों को अवामी राज की बात करती है, ठीक है, अवामी राज होना चाहिए, लेकिन वो अवामी राज घोटकी से इधर होना चाहिए, कोट सब्जल से इधर हो तो वो अवामी राज है, इस्लामाबाद तक हो अवामी राज है। लेकिन जो ही आप सिंध की सरहद पार करें, घोटकी के ज़िले में आप कदम रखें, तो वहाँ पर डाकू राज है, वहाँ पे कुत्ता राज है। तो ये मैं क्यों ना कहूँ, जिस शहरी, जहाँ शहरी जो हैं बेचारे इतने बेबस हैं कि एक ऊपर से चोरों डाकुओं की वहाँ पे हुकूमत है, वो सारे के सारे ओमनी वाले, और नीचे उनको कुत्ते काट रहे हैं, उसकी वैक्सीनेशन नहीं है, तो कुत्ता राज नहीं है तो और मैं क्या कहूँगा। अभी घर के अंदर गरीबों, बिल्कुल हम ऐसा करते हैं कि एक और बहुत अहम सब्जेक्ट है जिसको मैं चाहता हूँ कि, और जनरल अमजद शुएब साहब इस पर तर्जिया चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फौज ने बहुत ही कम वक्त के अंदर एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान में हासिल की है। एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद, जिसका आज इसी हफ्ते के अंदर तकरीबन 3 साल मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तान में अमन हुआ है, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे अमन नज़र आता है। बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तानी लोगों ने, और पाक फ़ौज ने बहुत खूबसूरती से रद्दुल फसाद ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है। 3 साल मुकम्मल हो गए। जनरल अमजद शुएब साहब, ये जो कामयाबियाँ हैं रद्दुल फसाद की,
इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पाक फ़ौज ने बहुत फोकस होके एक एक शहर के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहाँ पे दहशतगर्द थे, उनके सहूलतकार थे, उनका सफाया किया है। और आज एक ऐसा मंजर है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ गई है, सयाहत वापस आ रही है, इंटरनेशनल टूरिज्म, बहुत सारी ट्रैवल एडवाइजरीज पाकिस्तान के लिए ओपन हो गई हैं। बड़े ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाएं और बड़े बड़े इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सब कुछ हो रही है। लेकिन उसका बैकबोन अगर देखें तो पाक फौज का ये जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन था, उसकी वजह से सारी हम खुशहाली देख रहे हैं, हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं। आप क्या देखते हैं, अब क्या मुकम्मल हो गया कि अभी इस पर कुछ और काम करना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ, ये चल रहा है और चलता रहेगा। अच्छा, इसके 2-3 जो हिस्से हैं वो आप देखिए। एक तो आप ये बिल्कुल आपने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अवाम, अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी इंटेलिजेंस अदारे, इन्होंने मिल के एक टीम वर्क के ज़रिए आज मुल्क को इस अहल किया कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट और दूसरे आप कह लीजिए कि इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह, कबड्डी जैसे वर्ल्ड कप हुआ, ये सब वापस आ गए और रौनकें बहाल हो रही हैं। तो ये क्रेडिट सारा हमारे पाकिस्तान के अवाम को, अपनी अफवाज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जाता है। लेकिन ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं, उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि एक तो ये जो रद्दुल फसाद था, इसका बहुत सारा ताल्लुक आपके CPAC से भी था। CPAC अभी बन रहा है और CPAC के हवाले से जो इलाके हमारे ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड हैं, वहाँ भी ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि हम काउंटर कर रहे हैं और कभी कभार कोयटा वगैरह में वाक़या हो जाता है कोई। इसी तरह आपका आगे समंदर की तरफ हम चले जाएं तो वहाँ हमने एक टास्क फोर्स नेवी के साथ मिलकर बनाई हुई है, तो गवादर पोर्ट वगैरह इनके दिफा के लिए है। सो ये काम अभी प्रोजेक्ट चूँकि चल रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल फोकस मौजूद है, जिसकी वजह से कोई ना कोई दहशतगर्दी की कोशिश की जाती है। उसके साथ साथ ये है कि चूँकि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और ख़ास तौर पर रॉ का एक बड़ा नेटवर्क है, इसी तरह चाबहार साइड पे है, तो इन लोगों की कोशिश रहती है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नुकसान किया जाए। चुनाचे आपको ये ऑपरेशन भी जारी रखना पड़ता है इस वजह से कि दुश्मन की कोशिशों को नाकाम बनाया जाए। बहुत सारी कोशिशें उनकी नाकाम होती हैं जहाँ वो लोग कुछ करने से पहले ही पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं इक्का दुक्का कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑपरेशन ख़त्म नहीं किया, ये जारी है, जारी और सारी है, रहेगा इसी तरह जब तक कि CPAC पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक कि इसकी मुकम्मल तौर पे बेखकनी कर दी जाती है दहशतगर्दी की। ये चीज़ जो है ये दुश्मन उधर से चूँकि इसको लगातार सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ख़ित्ते के हालात में तब्दीली आने से शायद दुश्मन की भी हौसला शिकनी हो, जैसे अफगानिस्तान में अमन आ रहा है। और जैसे अमन आ रहा है। अमरीश शरीफ साहब, एक और चीज़ है, आम पाकिस्तानी जो है के प्रोसेस को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है। आम पाकिस्तानी भी रद्दुल फसाद का किसी हद तक, आम पाकिस्तानी भी जनरल साहब किसी न किसी हद तक हिस्सेदार है और उसने फल देखें, नुकसान भी उठाया पहले, लेकिन अब जो अगला फेज है इसके अंदर आम पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। उसका फल तो जरूर अब मिल रहा है, लेकिन आम पाकिस्तानी को किस तरह से हिस्सेदार आप समझते हैं कि वो है ऑपरेशन रद्दुल फसाद का? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अवाम की सपोर्ट चाहिए आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, ख़ुसूसी तौर पे अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए, और वो सपोर्ट हर फील्ड में है। आपको मीडिया के ज़रिए भी सपोर्ट दी जाती है, बयानात के ज़रिए दिए जाते हैं, हुकूमत आपको फ़ंड्स वगैरह मुहैया करती है। सो एक तो ये सपोर्ट है जो कि आपको हर सतह पे चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने बड़ा नुकसान उठाया। हमारी आप देखिए कि लोगों की कैजुअल्टीज़ बड़ी ज़्यादा हुई, हमारे कई लोग बेगुनाह बेचारे इधर उधर खड़े मारे गए। ये वो चीज़ है जो हौसला शिकनी नहीं कर सकी कौम का। हालांकि नुकसान जिस किस्म के थे, अगर कोई भी और मुल्क होता, कहीं और कोई कौम होती तो कोराम मच जाता। अवाम जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों लेते, अवाम अफवाज के पीछे पड़ते, यानी एक ऐसा कैओस क्रिएट हो जाता जहाँ अवाम की बेचैनी जो है वो संभालनी मुश्किल हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसा, हमारे लोग इतने रेजिलियंट हैं कि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारा खून बहाया है, लेकिन उसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए।
उन्होंने अपने नस्बुलैन से हट के नहीं सोचा और एक मकसद जिसके लिए उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया वो यही था कि जंग जारी है और हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान के अवाम को जो कहीं भी दुनिया में और आपको नज़र नहीं आएगा। जितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं यहाँ पे, जितनी कुर्बानी दी है लोगों ने, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। कराची में ऑपरेशन हो रहा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाए। उसमें रुकावटें क्या हैं, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर बिल्डिंग कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उसमें इतनी करप्शन क्यों है। हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी होंगे इस वक्फे के बाद। एक खुशखबरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने यह तहैया किया हुआ है कि कराची में सर्कुलर रेलवे चलेगा, किसी सूरत में भी ट्रेन बहाल होगी। और जितनी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है सिंध की, कराची की, वो चक्कर देने की माहिर है, चैम्पियन है। पिछले जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, वो भी बहुत कोशिश करते रहे लेकिन वो रिटायर हो गए और सूरत हाल वहीं खड़ी रही। लेकिन जस्टिस गुलजार अहमद साहब का ताल्लुक़ कराची से है और वो बड़े दिलेरी के साथ, मैं तो उनका फ़ैन हूँ, बल्कि पूरे कराची वाले उनके फ़ैन हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि जस्टिस गुलजार साहब जो हैं वो, चूँकि उनके पास अभी वक्त भी है रिटायरमेंट से पहले, ये इनके जालसाजी में ना आए ब्यूरोक्रेसी की, ये सियासतदानों की। ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के बाहर भी, मीडिया में भी हर तरह से ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं कि बस हो गया, और फिर होता नहीं है। फाइनेंसर्स को थका के वापस भेज देते हैं। जायका को, जापान की जो इदारा था जो फाइनेंस करना चाह रहा था, उनको इन्होंने 8 दफ़ा थकाया और वापस भेज दिया। 30 सालों से ये चक्करबाजी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, जहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ लोग रहते हैं। वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है और हर चीज़ के अंदर एक ऐसा ब्यूरोक्रेसी का चक्कर आता है जिसमें इंटरेस्ट के मामला अलग होते हैं, करप्शन के अलग होते हैं, ओनरशिप के कुछ और होते हैं, लेकिन आवाम को सहूलत नहीं मिलती। लेकिन अब ये ज़रूर तय है कि कराची में ट्रेन चलेगी, कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी और ये चलेगी 6 माह के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह अहकाम दे दिए हैं। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अमजद काइम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले ये देखें रिपोर्ट। ये तो तय है कि अब कराची में ट्रेन चलेगी, अब इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। कोई गवर्नमेंट, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जालसाजी, डॉजिंग, डिले टैक्टिक्स कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसकी आड़ में हो क्या क्या रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसके डीजी 5-6 महीने पहले जिन्हें लगाया गया ज़फ़र एहसन साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। मामला यह है कि बिल्डिंग कंट्रोल एक ऐसा करप्ट इदारा है, हर शहरी को पता है कि उसके डायरेक्टर्स, उसके डीजीज, उसके डिप्टी डीजीज मुलविस हैं, नैब के अंदर मतलूब है, मुल्क से फरार हैं, भागे हुए हैं, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, अरबों रुपए के मामलात हैं। बिल्डर उनसे हाथ पांव जोड़ते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। और एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि इस वक्त जो सिनेरियो है कराची सर्कुलर रेलवे के नाम पर, और उस हवाले से पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर घर तोड़ना है, नहीं तोड़ना है, छत डलवानी है, नहीं डलवानी है, एक अजाब बना हुआ है। और इस अजाब को हर शहरी, मतलब एक अंडरस्टूड सा मामला है कि बस इतने पैसे तो देने हैं, अगर पैसे नहीं देंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम लिए जा रहे हैं कि इसके अंदर करप्शन में मुलविस हैं। ज़फ़र एहसन ही को क्यों हटाया, बाकी लोग भी तो थे। 6 महीने में थोड़ी ये मामला हुआ था, ये तो 3 दिहाइयों का मामला है। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। उमर सिद्दीकी साहब वो पकड़े गए और पकड़े गए, उमर आदिल सिद्दीकी साहब वो पकड़े गए, नैब के साथ पकड़े गए, वो फुल पावर के अंदर है। और भी बहुत सारे नाम है। काइम खानी साहब, अमजद काइम खानी साहब, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट इतना करप्ट क्यों है और वो क्या वाकई रुकावट है कराची की डेवलपमेंट के अंदर? देखिए फैसल, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, किसी ज़माने में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करता था। केडीए का एक ये ज़ैली इदारा है, इसको 2011 से पहले जो है इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तब्दील किया गया और 2011 में ही जो है गैर कानूनी तौर पर इसमें भर्तियां की गई, जिसकी रिपोर्ट भी नेब में मौजूद है। 1000 से ज़ायद भर्तियां थी।
अब वो 2011 के जो भर्तियां थी, वो लोग जो इंजीनियर्स नहीं थे, गैरकानूनी भर्तियां थी, वो अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो अब कराची बिल्डिंग कंट्रोल, जो अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन चुकी है, उसके मालिक हैं। करप्शन कितनी है इसमें? अदालती अहकामात जो है, एक मिनट, बहुत कम टाइम में पूछ रहा हूँ, करप्शन कितनी है इस डिपार्टमेंट? कोई काम आम आदमी, आम पाकिस्तानी आराम से बगैर पैसों दिए करवा सकता है यहाँ से? करप्शन की हालत ये है कि जब आप बिल्डिंग बनाने जाएंगे तब भी पैसे देने हैं, और अगर कोई बिल्डिंग गिरानी है तब भी पैसे देने हैं। अदालत उज़्मा के जो अहकामात हैं उसको भी जो है कमाई का ज़रिया बना लिया गया है। पहले फहरिस्त तैयार की गई गैरकानूनी इमारतों की, और फिर उन्हीं इमारतों के जो मालिकाने वहाँ पहुँच गए, उनसे भी पैसे ले लिए कि अगर आपने पैसे दिए तो आपकी बिल्डिंग बच जाएगी, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अच्छा, अब ये बताएं कि नैब ज़दा कितने ऑफिसर्स काम कर रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में? की तादाद है ऐसे अफसरान की जो नैब में मुलविस थे, नैब के केसेस जिन पर चल रहे हैं, जबकि 1000 से ज़ायद तो वो अफसरान और एहलकार हैं जो जिनको नैब गैरकानूनी करार दे चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि 1000 से ज़ायद जो अफसरान और एहलकार हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। मामला यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले कराची लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा थी, इसको बनाया गया, अलग किया गया, सिंध की सतह के ऊपर लेकर आए, भर्तियाँ हुई जैसा कि आपको कायम खानी साहब ने बताया, और उसके बाद प्रमोशन होते होते सिनेरियो ये आ गया है कि करप्ट तरीन इदारा है। नैब के में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, साबिका जो डीजी साहिबान थे उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, मौजूदा अफसरान जो हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। बहुत ही करप्ट इदारा है। इस करप्ट इदारे को हैंडल कैसे किया जाएगा? क्या सिंध गवर्नमेंट इसको हैंडल कर लेगी? कुछ ऑफिसर्स के तस्वीरें और नाम आपने देखे हैं। कोई काम आम कराची वाला यहाँ से नक्शा मंजूर नहीं करवा सकता, कोई एक केस नहीं आ सकता। मैं आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर बिल्डिंग कंट्रोल के बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे ऐसे केसेस आपके सामने लेकर आऊँगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि शायद इससे ज़्यादा करप्ट इदारा और गैर जिम्मेदार इदारा नहीं है जिसने कराची को बेहंगम कर दिया है, जिसने कराची में दिन रात आबादियाँ करवा के, फ्लोर्स बनवा के एक ऐसा माहौल बना दिया है जिससे बिल्डर भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है, जो वाकई हुकूमत चाहती है काम करना वो भी परेशान है। ये रगमाल बनी हुई है। और सिनेरियो ये है कि अदालत के अंदर जब चीज़ आते हैं तो इतने मासूम बने खड़े होते हैं कि जज भी मेरा ख्याल है धोखा खा जाते हैं। लेकिन बहरहाल फैक्ट्स इनके सामने आते रहेंगे और फैसले भी होते रहेंगे। कराची को ठीक करने के लिए कराची मास्टर प्लान का जैसे अहकामात दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हर चीज़ को कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है ताकि शफाफियत आए और करप्शन से जान छूटे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।